ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए लिमिट कहां तक है? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, तीनों का समेशन करो। अगर आप 10% तक अमाउंट यूज करना चाहते हो, यानी इसके 10%, इन तीनों के समेशन के 10% के बराबर तक का अमाउंट यूज करना चाहते हो बाईबैक में, तो अलाउड है। आप जाओ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, खुद ही डील कर लो, मुझसे मत पूछो। लेकिन अगर इससे ऊपर जाओगे तो आपको ये राइट नहीं दिया गया। आप इससे पूछोगे ओनर से, यानी शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाओगे और वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। ठीक है ना? क्लियर है इतना? अब कहां तक ऊपर जा सकते हो वो भी अभी बताऊंगा, थोड़ी देर बाद आएगा, पेशेंस के साथ सुनिए। यहां तक दो बातें बताई गई हैं कि अगर बाईबैक इज लिमिटेड अप टू पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम के कितने %? तो अगर बोर्ड रेजोल्यूशन की बात करोगे तो ये हो गया। इसके अलावा कोई भी केस होगा तो एक मैक्सिमम लिमिट भी है जो मैं अभी बताऊंगा ही नहीं, आगे बताऊंगा। ठीक है, जगह जो सुनिश्चित की गई है वहीं पे मिलेगा वो। नेक्स्ट 2 पॉइंट तो ओके है सर, तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। ऑल द शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड। ये आपने बहुत सी जगह देखे होंगे कि फुल्ली पेड होगा तभी आपको बाईबैक करना, वैसे भी और कई जगहों पे लिखा रहता है ऑल द शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड। एंड ऑब्वियसली अगर पार्टली पेड है तो बाईबैक कैसा? पहले फुल्ली पेड करना फिर बाईबैक करना। तो अगर पार्टली पेड है भी तो फुल्ली पेड बना के भी बाईबैक हो सकता है, अदरवाइज बाईबैक अलाउड नहीं होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पॉइंट, बाईबैक ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। लिस्टेड सिक्योरिटीज क्या होती है? फटाफट जवाब दो मुझे। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। लोकल और नेशनल, इंटरनेशनल पे नहीं, इंटरनेशनल पे वैलिड नहीं। पक्का? अमेंडमेंट आई, अमेंडमेंट आई। हाँ देखो, ऐसा नहीं बोलोगे, कुछ केसेस में ऐसा नहीं, कुछ केसेस में इंटरनेशनल वालों को भी अलाउ करते हैं, वो एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है, बट जनरली नहीं होता। ठीक है ना? यहाँ नहीं है, यहाँ टेंशन और यहाँ सही जा रहा है। बता दीजिए सही तो है। इंटरनेशनल की बात नहीं, नेशनल। अच्छा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या, NSE, उसका जो वैलिड है। और कौन सा दूसरा? ये क्या है? अच्छा, और अच्छा, हेड ऑफिस क्या है BSE का और NSE का? अच्छा, तूने वो देखा होगा ना, क्या नाम है ना स्कैम वाला वेब सीरीज है क्या? आप उसी में देखा होगा ये ना? अच्छा NSE का हेड ऑफिस बता ना। अबे ये तेरे पीछे मुंबई है सर। हाँ नहीं, सही है, ठीक है, जो भी बोला सही है। छोड़ो, खैर उससे क्या फर्क पड़ता मुझे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता? बस इतना फर्क पड़ता सर। देखो हाँ, लिस्टेड सिक्योरिटीज किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, बस यही है इसका फाइनल आंसर। इंटरनेशनल के लिए रिस्ट्रिक्शन, अभी वही बात तो छोड़ो। हाँ कोई हो गया, क्लियर हो गया, अभी क्लियर ना, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि दैट मस्ट बी लिस्टेड। अगर लिस्टेड है तो कूद पड़ेगा बीच में कौन? क्योंकि देखो सेबी की जो गाइडलाइंस है वो लिस्टेड इंटरनेशनल पे नहीं चलती ना, इसीलिए अब यहीं से अंडरस्टैंड कर जो। मैंने इसीलिए थोड़ा सा रोका कि देखो अभी आगे समझ जाओगे। सेबी के गाइडलाइंस को कौन फॉलो करेगा? जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज होगी। तो मतलब इफ यू आर हैविंग लिस्टेड सिक्योरिटीज मींस यू आर अ लिस्टेड कंपनी, देन यू हैव टू फॉलो सेबी एज वेल एज कंपनी लॉ बोथ। लेकिन अगर अनलिस्टेड है तो सेबी भूल जाओ, कंपनी लॉ तो वैसे भी सबको फॉलो करना है ना? यस सर। एवरी बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन, नहीं दिख रहा, 12 मंथ्स, 10 नहीं 12 महीने। तो जो रेजोल्यूशन पास हुआ, सुन लो ऐसे समझो, याद भी रखने का तरीका है। रेजोल्यूशन जो पास हुआ ना बेटे, कौन सा रेजोल्यूशन? अरे कोई भी हो, कोई भी हो, मैं रेजोल्यूशन बोल रहा हूँ, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ रेजोल्यूशन, मैं कोई स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ, कोई बोर्ड रेजोल्यूशन बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है उसकी एक्सपायरी डेट है 12 महीने, है ना? अगर 12 महीने के अंदर वो रेजोल्यूशन कंज्यूम कर लिया, मतलब दवा खा लिया,
तो ठीक है, 12 महीने बाद वो फेंकना पड़ेगा। समझ गए ना? एक्सपायरी डेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर आपने रेजोल्यूशन पास किया है तो 12 महीने तक का उसका एक्सपायरी डेट, मतलब ऐसा लिखना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब शब्द मैं तुम्हें याद रखने के लिए रिमाइंडर के रूप में बोल रहा हूँ कि एक्सपायरी डेट वर्ड बोल रहा हूँ। उसको 12 महीने तक उसकी एनफोर्सेबिलिटी या वैलिडिटी होगी। 12 महीने के अंदर अगर आपने बाईबैक नहीं किया तो वो रेजोल्यूशन खत्म हो गया, फिर से क्या करना पड़ेगा, नया रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आया ना? क्लियर है? पक्का? जो शेयर्स बाईबैक करेंगे उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। चलो, याद तो था ना, शुरू में पहली लाइन यहीं से शुरू हुई थी, whatever shares you have bought back that must be cancelled। कितने दिन के अंदर? कितने? 8 तो नहीं दिख रहे ना? अबे हाँ 8। हाँ तो ये छोड़ दूंगा तो गिर नहीं जाएगा ये? क्या यार, मतलब ये सोच रही है नीचे गिरा दूं चलेगा, ऐसे तो कर रखा था। वैसे कितनी उंगलियां हैं? अबे ये नहीं दिख रही? हाँ, ब्रिलियंस देखो। अरे तुम लोग को भगवान ने फुर्सत से बनाया था, है ना? तो फालतू काम फुर्सत में ही तो होते हैं। कैसे कैसे बच्चे भाई मेरे कह रही हम उठा रहे, मतलब ठीक है, बिरादरी। फिंगर्स कितने फिंगर से तुम्हारे दोनों हाथों में? बहुत अच्छे, टुंडी हो तुम। सही है यार। अरे घर पे मत बोलना कसम से, मम्मी पापा चेक करेंगे कहाँ हाथ कहाँ कटा दिया तुमने, नाक कटाने गई थी तुम। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो, खतरनाक बच्चे यार। 7 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 7 डेज के अंदर क्या करना है? फिजिकली डिस्ट्रॉयड वर्ड यूज किया है, नो वे, यानी कैंसिल कर देना है पूरी तरीके से। हाँ या ना? फ्रॉम विच डेट? 7 दिन कहां से? यानी जिस दिन बाईबैक खत्म हुआ उससे 7 दिन के अंदर आपको कैंसिल कर देना है। नहीं किया तो अभी पूछना मत, बताओ। ये मुझे लगा कोई पूछने वाला नहीं किया तो, ये ऐसे नहीं करा तो पूछने वाले थे ना, तो बाद में बताऊंगा एट द एंड ऑफ द पॉइंट्स, ये तुम्हें जरूर मिल जाएगा कि नहीं किया तो क्या होगा, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। तो देखो, द कंपनी शैल नॉट मेक फर्दर इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 6 महीने को अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो। तो 6 महीने का बैन लग जाएगा कंपनी के ऊपर, यानी आज से जिस दिन बाईबैक खत्म हुआ उस दिन से 6 महीने का बैन तुम्हारे ऊपर लग जाएगा कि सेम कैटेगरी के शेयर को आप इश्यू नहीं कर सकते, यानी पब्लिक इश्यू नहीं कर सकते। क्लियर है ना? पक्का? सिंपल है, डेज याद रखना, ये सब चीजें। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय कर दिया तो अब कैसे रीइश्यू करेंगे? अरे अभी तो पता है, ऑथराइज्ड वाले में तो पड़ा रहेगा ना, इश्यूड कैंसिल हो गया, इश्यूड वाला शेयर कैंसिल हो गया तो अनइश्यूड में कन्वर्ट हो गया ना। बोलो भाई, अनइश्यूड में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, चलिए। अब 6 महीने बाद अगर आप इश्यू करना चाहते हो तो 6 महीने बाद ही कर सकते हो, और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा वो। बेटा देखो, ऐसे समझो, 1 लाख शेयर्स तुम्हारे ऑथराइज थे, ध्यान से सुनना। अब तुमने इश्यू कर रखा था 60,000 शेयर, ध्यान से सुनो सभी लोग। कितने पड़े हुए रिजर्व में, मतलब बैलेंस? आपने इनमें से बाईबैक कर लिया कितने शेयर्स का, तो अब यहाँ पे इश्यूड वाला कितना हो गया? 40,000। भाई मेरे ये तो बढ़ जाएगा ना? नहीं, क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख, तो यहाँ तो 60,000 रहेगा ना। अभी तो ये 40 हुआ तो ये 60 हो जाएगा। इसकी अकाउंटिंग होती है क्या? नहीं होती इसकी अकाउंटिंग, तो इसलिए बिहाइंड द सीन ये पड़ा रहेगा। ठीक है, अब 6 महीने बाद ये जो 20,000 शेयर रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, पूरे 60,000 शेयर रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, इश्यू नहीं हो सकते, सॉरी पब्लिक इश्यू नहीं हो सकता 60,000 शेयर में से किसी का भी। हाँ पूरे 60 भाई। अब यहाँ पे थोड़ा ठप्पा लगा हुआ था कि ये वाला है, ये वाला नहीं है। वो 20,000 शेयर कैटेगरी, कहाँ तुम्हें लिखा है कि जो शेयर बाईबैक वो नहीं कर सकते? क्या लिखा है तुमने? सेम काइंड। क्या लिखा है? सेम काइंड ऑफ शेयर। भाई उस कैटेगरी को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, अगले 6 महीने तक बैन लग गया। अब 6 महीने तक आप नहीं घूम सकते बाईबैक इश्यू करने के नाम पे। ठीक है ना? क्लियर है? इतना ओके है? अब बाईबैक कंप्लीट हो गया,
ठीक है, बायबैक कंप्लीट हो गया तो आपको किसी को बताना भी तो पड़ेगा। आरओसी, अगर केवल और केवल नॉर्मली कंपनी है तो क्या करोगे आरओसी, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो साथ में एक और आ गया सेबी। दोनों को बताना पड़ेगा कितने दिन के अंदर नोटिस फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नहीं तुम बताओ, दिमाग लगाओ। एग्जैक्टली एक बात दिमाग में बैठा लो कि मैक्सिमम जगह जहां आरओसी को रिटर्न फाइल करना होगा, तो अगर मान लो एग्जाम में बैठे एमसीक्यू और नहीं आ रहा, पढ़ के नहीं गए और कहता रिटर्न फाइल करना, नोटिस देना, कितने ऐसे मार दो। अरे छोड़ के आने से तो अच्छा है, 90% प्रोबेबिलिटी होती है 30 दिन की। हाँ प्रोबेबिलिटी के साथ खेलो ना फिर तो। अगर क्वेश्चन नहीं, हाँ सही है, अगर क्वेश्चन एब्सोल्युटली यू आर नॉट डूइंग द आंसर, कुछ पता ही नहीं, पल्ले नहीं पढ़ रहे, क्या चाहिए पढ़ाई नहीं करनी, और फिर 30 दिन का नोटिस। ठीक है, विद इन 30 डेज, सॉरी नॉट 3 डेज, 30 डेज आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अबाउट बायबैक विद आरओसी एंड सेबी। सेबी कब? जब लिस्टेड सिक्योरिटीज होगा तब। ठीक है ना, यहाँ तक ओके। अब आ गया आपके काम की बात। नहीं किया तो ऊपर से हर जगह लगा लो, कहीं भी लगा लो। नहीं किया तो मतलब जो आपने 8 पॉइंट पढ़े ना, 8 पॉइंट के अंत में आप हमेशा सवाल करो नहीं किया तो उसका जवाब ये 9th पॉइंट होगा। इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट द कंपनी शैल बी पनिशेबल with a fine of rupees 2 3 lakhs and every officer of the company in default shall be punishable with a fine of rupees 1 to 3 lakh। ना 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 ना, ये हटा दिया गया, ये अमेंडमेंट पिछले 6 महीने 1 साल हो गए, हटा दिया। तो आप ना जब नोट्स बनाओगे तो आप ऐसे ही लिखोगे, लिख के काट भी देना। हाँ पता तो रहेगा ना कि अमेंडमेंट है। भाई मेरे ये जो प्रोविजन था देखो, अच्छा हाँ तो तुम्हें समझना, दुनिया को क्या समझाना, दुनिया को तो तुम वहां एग्जाम में लिख के समझाना तुम्हें, है ना। नोट्स अपने लिए बना रहे, दुनिया के लिए नहीं। कसम से मेरे नोट्स पढ़ लेना तो कोई पागल होके घूमे, सीरियसली बता रहा हूँ। मेरे नोट्स, मेरा काम कभी, मैं स्कूल की टाइम की बात बता रहा, मेरा काम कभी कंप्लीट नहीं होता था, लेकिन नंबर पूरा आ जाता, पता नहीं वो था कुछ जुगाड़। टीचर ने कभी मारा नहीं नोट्स कंप्लीट होने के लिए, चेक ही नहीं करते थे। कॉन्फिडेंस देखो, और जब बोलते नोटबुक निकालो, मैं इतने कॉन्फिडेंस में एकदम फर्स्ट रैंक पे बैठा हूँ, इसका तो कंप्लीट होगा। छोड़ो छोड़ो तुम रहने दो। नहीं मेरे सामने जो मैं सिखा रहा हूँ मेरे सामने यूज करे, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, है ना। वो सवाल आया था पिछले जब फाउंडेशन दिन का सवाल था ये, सर आप उसी दिन क्यों चेक करते हो जिस दिन हम करके नहीं आते, बाकी जब करके तो पूछते ही नहीं हो। पता चल जाता ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सब पता है, एक्सपीरियंस नहीं एक ही है, सेम है तो है। ये एक बात मैं और बता दूं, ये सवाल यहाँ कर लिया, कभी और किसी से मत करो। सीरियसली बता दूं कि सर ये 30 दिन क्यों है, सर ये 1 लाख क्यों है। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कलेक्टिव वोटिंग ऑफ मेंबर्स, जो कमेटी बनाई गई थी। अब यार ये बेवकूफी, मैं मानता हूँ कई जगह बेवकूफी होती है, जैसे बोल देगा अब यहाँ लिखा 30 डेज और आप लिख के आ गए कितना, गलत लिखा सही लिखा, 100% गलत लिखा है, क्योंकि लॉ में हर चीज का नहीं, वो दिन भले 30, कोई टेंशन नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अप्रैल का महीना था जब आपने नोटिस देना था, लेकिन आप नहीं लिख सकते 1 महीना, क्यों? लॉ में जो लिखा है ना बेटा, वो एब्सोल्यूट लिखा गया, वहां पे आप इफ बट नहीं लगाओगे। कॉमा भी लगा है तो उसका कुछ मीनिंग है ना, फुल स्टॉप का भी मीनिंग है। तो लॉ इज एब्सोल्यूट। अब ये बेवकूफी क्यों करी गई, इसका कोई जवाब नहीं भाई। ये तो फिर भी ये मतलब लॉ, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, या अभी जो नए नवेले जो पॉलिटिशियंस है उनमें से कमेटी बनाई गई, उन्होंने सबको अरेंज करा है। हमारे जो सबसे बड़े ज्ञाता है लॉ के, वो रहे हैं कौन, Who made the constitution? उनकी कमेटी ने भी तो कई जगह आर्बिट्रेरी बात करी है, कहीं लिखा है देखो, ये पॉइंट वहीं से शुरू हुआ है, ये वहां भी लिखा है, एक प्रोविजन है वहां पे, तो वहां पे लिखा 30 डेज, जस्ट उसी से अलाइड प्रोविजन वहां लिख दिया 1 मंथ। अब आप बताओ इन दोनों में क्या अंतर है? सर बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। और इसी में इसको क्यों लिखा, यूनिफॉर्मिटी भी तो ला सकते थे।
अब कोई बी आर अम्बेडकर से ये जाके पूछे सर ये आपने क्यों किया, उनके पास भी इसका जवाब नहीं भाई, उस टाइम जो याद दिमाग में लिख दिया और लिखने के बाद लॉ बन गया, और लॉ बनने के बाद सबको मानना है। हाँ या ना, समझ गया ना कि ये लिख दिया तो ये लॉ बन गया, लॉ बनने के बाद सबको मानना है। उसके बाद भले उन्होंने लगा होगा यार ये क्या, मैंने थोड़ा सा ध्यान दे दिया यार, यहाँ पे 30 दिन लिख देता तो सेम हो जाता, खैर कोई नहीं, चलो अब लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है ना, दैट इज द थिंग। अरे मान लो ये जो घर से बीवी से गाली खा के निकले होंगे, अंबेडकर जी को नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्पेक्टेड पर्सन है, बाकी जो पॉलिटिशियंस वगैरह जो भी रहे होंगे, घर से बीवी से गाली खा के निकले होंगे तो सोचा आज टिपिकल लॉ बनाएंगे। कहां से टिपिकल बनाएंगे, जो प्रोविजन तो सिंपल था, तो क्या किया वहां पे डेज कंप्लीट इनकम्प्लीट लिख दिया, कोई बोल देगा 25 दिन, अब भाई 5 दिन और जोड़ देते, याद करना आसान हो जाता, कहीं लिखते 21 दिन, अब बोलते हो ना एशिया में नोटिस कितने दिन के दिए जाते जनरल राइट, नॉर्मली बताओ 21 दिन, क्या 21 दिन का क्या लॉजिक है, 20 कर लेते। अब तुम में से कई समझदार व्यक्ति बोलेंगे सर 3 हफ्ते, मत बोलो, लिखना भी नहीं, भले 21 दिन में 3 हफ्ते होते हैं, हाँ है ना, लेकिन लिखना तुम्हें क्या है, हाँ, क्योंकि कहाँ लिखा है, एंड यू कांट चेंज द लॉ, है ना। तो मैडम फाइन जो है वो लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ इसका जवाब तो मैंने लिखा ही नहीं, है ना, मैंने लिखा ही नहीं, मैं लिखा होता तो भी मैं यही बोलता मुझे नहीं पता, उस टाइम दिमाग में आया तो लिख दिया। तो भाई ये 3 लाख रुपए, 1 से 3 लाख रुपए तो कंपनी हो या ऑफिसर इन डिफॉल्ट, दोनों के ही केस में कितने का फाइन है, 1 to 3 लाख। इसकी जो क्रिमिनल लायबिलिटी थी वो एलिमिनेट कर दी गई है बाय अमेंडमेंट अभी 1 साल के अंदर, तो जो ये क्रिमिनल लायबिलिटी थी हटा दी गई है, कि यानी कि इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट हट गया। इतना क्लियर है सर? देखो हम लॉ तो पढ़ नहीं रहे, क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स, ऑब्वियसली एडवांस्ड, हाँ अकाउंट्स चलेगा, एडवांस्ड अकाउंट्स या अकाउंट्स जो भी है, देखो ध्यान से। तो अब यहाँ पे हम सारे कंडीशन को एज अ कंडीशन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुछ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे इंपैक्ट होता है। तो इन्हीं कंडीशंस, जो भी कंडीशंस हम पढ़ रहे थे ना, इन्हीं कंडीशंस में 3 ऐसे कंडीशंस थे जिनके ऊपर बेस्ड होकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो मैंने अलग कर लिए हैं, और उसको नाम क्या दिया, देखो ध्यान से, क्या नाम दिया, टेस्ट ऑफ बायबैक। और ये टेस्ट का मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, किस चीज का, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर बायबैक, यानी एक कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स को बायबैक कर सकती है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये 3 कंडीशंस, ऊपर के जो 9 कंडीशन देख रहे हो ना, उन्हीं कंडीशंस में, कंडीशन या जो भी प्रोविजन कह लो, उन्हीं में से 3 और थे जिनको मैंने साइड कर लिया, क्योंकि इसके बेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। तो क्या है वो कंडीशन, चलिए देखते हैं क्या है वो टेस्ट, देखते हैं। पहला टेस्ट क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। व्हाट इज दैट, कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब बैलेंस शीट में इश्यूड शेयर्स कितने हैं, तो मैक्सिमम कितना बायबैक अलाउड है, यानी बैलेंस शीट में ऑथराइज नहीं, ध्यान देना मैं बार बार बोल रहा हूं, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितने अवेलेबल है उसका कितना, तो मैक्सिमम 25%, उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। ध्यान देना बैलेंस शीट में जो इश्यूड शेयर्स पड़े हुए, ठीक है ना, कितने परसेंट, तो नंबर ऑफ शेयर पहले वाले केस में तो आ गया। याद रखना यहाँ पे पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 3 कंडीशंस में से, 3 टेस्ट में से जो सबसे कम नंबर ऑफ शेयर्स जहां आएगा वो बायबैक अलाउड होगा, ठीक है बेटा। पहला तो सिंपल था ना, पहला सिंपल था, जितने शेयर्स इश्यूड शेयर्स जो बैलेंस शीट में होंगे ना, आउटस्टैंडिंग शेयर्स बोले तो, और उसका 25%। ऑथराइज कितने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल होता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में। तो मान लो 80,000 शेयर्स है, तो कितने बायबैक कर सकते हो, मैक्सिमम 20,000, मैक्सिमम 20,000, टोटल में मैक्सिमम 20,000, ठीक है। लेकिन ये अकेला टेस्ट नहीं है, दूसरा टेस्ट क्या है, सो रिसोर्स टेस्ट में मैक्सिमम यूजेबल फंड्स निकालोगे, यानी मैक्सिमम फंड्स कितना रुपए यूज कर सकते हो, मैक्सिमम। ऐसा ही पॉइंट कहीं और भी कुछ पढ़ा था, रेजोल्यूशन में पढ़ा था। तो बेटे देखो ध्यान से, अब मैं पूरा प्रोविजन क्लियर कर दूं।
अगर कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन, लाइक अगर क्वेश्चन में तुम्हारे बोला है कि द कंपनी वांट्स टू यूज बोर्ड रेजोल्यूशन, तो दैट 25% विल बी रिप्लेस्ड बाय 10%। तो बोर्ड रेजोल्यूशन के केस में यहाँ पे कितना है, मैंने दिस इज वाला एब्रिविएशन यूज कर लिया। देखो अगर बोर्ड रेजोल्यूशन वाला केस है तो 10% हो जाएगा, और अगर इससे ज्यादा है तो कितना, यानी इसके अलावा अदर के केस में, अदर्स के केस में ये है, यहाँ क्या आएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन सर कभी भी 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। सो अगर आपसे ये बोलूं मैं कि कंपनी कैन नॉट यूज मैक्सिमम मोर देन 25% ऑफ द फंड्स, किसका 25%, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो याद रखना ये बात को आपको कि यहाँ पे आपको यही बस ध्यान देना है कि मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, तो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक मतलब मैक्सिमम कंपनी किस हद तक जा सकती है, तो कहां तक जा सकती है सर, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, इतने रुपए का यूज कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहे तो, वरना बोर्ड रेजोल्यूशन से तो केवल 10% तक ही सोच सकते, उससे ज्यादा नहीं। फिलहाल मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, तो आई गो विद द 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। आई गेस यू आर ओके विद दैट? यस सर, पक्की बात। तो सर यहां हमें पैसा नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, तो नंबर ऑफ शेयर्स उठाओ ना, फॉर्मूला क्या दिक्कत है, मैक्सिमम फंड आ गया और एक शेयर कितने में बाय बैक करे, वो बाय बैक प्राइस दिया रहेगा क्वेश्चन में। भाई बात बताओ, मैंने तुमसे बोला तुम जाओ सामान खरीद के लाओ, लेकिन मैक्सिमम केवल 500 रुपए का यूज कर सकते हो। अब मार्केट में वो सामान 50 रुपए का मिल रहा है, कितने यूनिट खरीद सकते हो, कैसे आया, 500 रुपए डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस जो होगा, हाँ है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी बात वही है कि मैक्सिमम फंड्स आप इतना यूज कर सकते हो, और एक शेयर कितने में खरीद रहे हो उसको क्या नाम दोगे, बाय बैक प्राइस, उससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। तो दूसरी कैटेगरी में ये आ गया नंबर ऑफ शेयर, दोनों का नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा ऐसे। भाई जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हम इसी स्टेप पे चलेंगे, पहला नंबर ऑफ शेयर निकाला, दूसरा नंबर ऑफ शेयर निकाला, तीसरा यानी सॉल्वेंसी टेस्ट करेंगे, सॉल्वेंसी टेस्ट करेंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, यानी कंपनी को ये बताना है कि उसका डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है। तो भाई देखो मैक्सिमम अलाउड कितना है, बायबैक के जस्ट आफ्टर, बायबैक करने के बाद, पहले नहीं, बायबैक करने के बाद आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो मैक्सिमम कितना होना चाहिए बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, दैट इज द फॉर्मूला एक्चुअली, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो का मतलब यही होता है। तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो, कम हो चलेगा। यानी बायबैक खत्म करो, बायबैक खत्म होने के बाद डेट इक्विटी रेशियो कभी भी 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सर इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा, इसके दो अल्टरनेटिव है। एक अल्टरनेटिव तो जो मॉड्यूल में करीब हाफ पेज का साइमल्टेनियस इक्वेशन, मैं पहले वही दिखा दूंगा, डरो मत। हाँ ये ना डेब्ट इक्विटी, इतना बड़ा स्टेटमेंट, और उसको ये है ना, अभी आगे यहाँ आएगा फाइनल आंसर, ये ठीक है, ठीक है, ठीक तो है वैसे, सही है, अच्छा किया है। ऑल्टरनेटिव चाहिए, बताता हूँ सर, एक मिनट, अरे एक मिनट, ये रहा, ये ऑल्टरनेटिव बस, surplus fund divided by buyback price plus, now what is surplus fund, we'll get that जब हम क्वेश्चन करेंगे तब, डोंट वरी। ये जो स्टेटमेंट उसने बनाया तो था, टेबल तो उसने भी बनाया था ना कैलकुलेशन के लिए, उससे आधा बनाऊंगा, उसमें तुम्हें सरप्लस फंड निकालना, उसके बाद फॉर्मूला यूज करके तुम्हारा शेयर आ जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना। अरे मैथ्स में खुद नहीं पढ़ना चाहता था तो तुम्हें क्यों पढ़ना, और वैसे तुम लोगों में कुछ का इंटरेस्ट भी होगा मैथ्स में, बट फिर भी यार इतना ज्यादा तो नहीं करो वही इतना ज्यादा नहीं यार, ये ना, ये एक्चुअली कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं, वो जो भाई ने ऊपर इक्वेशन बनाया ना, वही इक्वेशन ही है ये। हाँ
अबे कुछ नहीं लिखा, ये इतना ही लिखना ही है, इक्वेशन बनाना ही नहीं है। वो पता नहीं क्यों ये बेवकूफी किए हैं। मैं तुम्हें पागल नहीं बना रहा, वो तुम्हें पागल बना रहा है इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन दिखा के। इक्वेशन का ये अल्टरनेटिव तो देखो, सरप्लस फंड उठा के रखो, निकालना तो तुम्हें फिर भी पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई प्लस फेस वैल्यू। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये कैसे ऐसे आराम से काम हो जा रहा है मैं बताऊंगा। इतने तक में कोई दिक्कत है? तीनों में जितना सबसे नंबर, देखो अब इसको मत बोलना सर ये कैसे अप्लाई होगा, मैंने क्या बोला, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, क्योंकि बिना नंबर के बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, तो फायदा क्या है फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। फिलहाल आप याद रखो कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इसी फॉर्मूले से आएगा, एंड काफी इजी है, टेंशन मत लो। तो तीनों में जो सबसे कम नंबर ऑफ शेयर्स होगा वही हम बाई बैक कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आने के चांसेस हमेशा। ठीक है इतना? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो नो ऑफर ऑफ बाई बैक फॉर 15%। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे मॉड्यूल से निकाले हुए हैं, अलग से कुछ नहीं है। नो ऑफर ऑफ बाई बैक फॉर 15% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अब जहां भी एक पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व बोल रहा है ना, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम इनडायरेक्टली आप ऐड करके रखोगे, याद रखना, क्योंकि बुक में भी कई जगह नहीं लिखा, तो बच्चे ने भी यहाँ पे इग्नोर कर दिया। मैंने बुक में मार्क कराया था नोट करने को, लेकिन नहीं लिखा। ऑफ द कंपनी शैल बी मेड फ्रॉम द, यानी मैक्सिमम ओपन मार्केट से कितने तक का बायबैक कर सकते हो? वही 15% वाला, 10%, 25% मैक्सिमम है, 10% बोर्ड रेजोल्यूशन वाले में है। उसमें अगर मान लो मैक्सिमम 25% से जा रहे हो और आप कोशिश करते हो कि मार्केट से खरीदूंगा, तो मैक्सिमम कितना खरीद सकते हो? इस अमाउंट का 15% यूज कर सकते हो। A company shall not make any offer of buyback within a period of 1 year। अब यहाँ absolutely 1 year ही लिखा गया, ठीक है ना? तो तुम जब भी मान लो लॉ में लिखते हो 12 महीने, ऑल्दो उसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि ईयर तो एब्सोल्युटली 12 महीने ही होते हैं। मंथ वाइज में दिक्कत होती है कि मंथ का महीना होगा, डेज बदल जाता है, लेकिन ईयर तो ईयर ही होता है, लेकिन फिर भी आपको लिखना यही होता है। तो ईयर अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रेजेंट प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक, वही प्रेजेंट ऑफर, ठीक है? तो मतलब ये बायबैक खत्म होने के अगले 12 महीने तक आप बायबैक नहीं कर सकते, ठीक है ना? पक्की बात? या सीधा समझो ना, 2 बायबैक के बीच में 12 महीने का गैप होना चाहिए मिनिमम। खत्म। फर्स्ट वाला कह रहा कि अगर आप बायबैक ओपन मार्केट से कर रहे हो तो मैक्सिमम यूजेबल फंड निकाल रहे थे ना, अरे बोलो ना, मैक्सिमम यूजेबल फंड सेकंड टेस्ट तो उसमें मैक्सिमम कितना कर सकते हो? कब? ओपन मार्केट से। बाकी और भी अगर आप करना है तो और भी तरीके ना, ओपन मार्केट के अलावा भी तो तरीका है, मतलब मार्केट में ऑफर कर रखा वहां से खरीद लो, शेयर मार्केट। ओपन मार्केट मतलब फ्रॉम मार्केट, अब बंद होने के बाद तो खरीदेगा नहीं, रोज तुम डाउन मार्केट बातें करते तुम, है ना? ये दोनों नोट्स क्लियर है बेटा? अरे अभी खत्म नहीं हुआ, डोंट वरी। भूल गए क्या? सोर्सेज, अ कंपनी कैन नॉट रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल, भूल गए? A company cannot reduce its share capital। और आप बताओ बायबैक करेगा तो क्या शेयर कैपिटल कम नहीं होगा? भाई देखो बायबैक करने का ऑप्शन तो मिल रहा है ना मुझे, तो कंपनी लॉ ने मुझे मना नहीं किया, मुझे कहता बायबैक कर सकते हो, लेकिन जैसे ही बायबैक करने बढ़ा कहता है कि देखो ऐसे करना कि कैपिटल कम नहीं होना चाहिए, मतलब जहर पीना लेकिन मरना नहीं है ना? तो भाई 2 ऑप्शन है, कितने? पहला और दूसरा, लेकिन सोर्सेस 3 होंगे बेटा, पहला, दूसरा, और सर ये मैं नहीं कह रहा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले सेक्शन में ही मेंशन है। अरे प्रेफरेंशियल तो इशू कर सकते हैं ना मेरे भाई, वो थोड़े ना बैन है। सेम काइंड ऑफ शेयर इशू नहीं कर सकते, प्रेफरेंशियल इशू करेंगे हम, है ना? यू नो, हाँ जी, नहीं पहले इन द सेंस कि आपको ऑब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा उसमें। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोलता है ना कि देख हमने अभी शेयर इशू किए, जस्ट 4 महीने पहले इशू किए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये था बायबैक से, तो वो अलाउड है, मतलब सेट ऑफ कर देंगे। लेकिन ठीक है वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है, क्वेश्चन में तो खुद बता देगा, नहीं समझे?
रियल लाइफ में ये डाउटफुल हो सकता है देख के कि यार पता नहीं बाईबैक के लिए किया है ऐसे किया है ना। लेकिन प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वहां लिखा रहेगा ना कि 2 महीने पहले इशू किया था बाईबैक के लिए, तो हो गया, वो कर दिया। ठीक है, शेयर कैपिटल आना चाहिए कहीं से भी। ठीक है बेटा, चले व्हाट इज सीआरआर। अब देखो कैपिटल रिडेम्पशन ग्रुप 1 वाले नोट्स में भी इसकी थ्योरी है, ग्रुप 2 वाले में क्यों अधूरा है ये ले लो। It is the process of capitalization of profit and reserve. CRR can only be used for the purpose of issuing ownership to. तो बेटा सेम कंसेप्ट यहाँ है CRR का जो वहां पे था, कोई अलग नहीं है। ठीक है ना भाई, देखो आप CRR बना लो। CRR मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, यानी ये रिजर्व एंड सरप्लस पे जाएगा, लेकिन इसका यूज केवल और केवल कहाँ हो सकता है? अब जब बोनस शेयर में ही जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल कैपिटल बन जाएगा, तो इट इज अ पोटेंशियल शेयर कैपिटल। तो ये शेयर कैपिटल का काम कर देता है, यानी कैपिटल का बेस बराबर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो कैपिटल का पार्ट माना जाता है, भले नहीं है तो। और फ्रेश इश्यू वाला तो होगा ही होगा शेयर कैपिटल का पार्ट, हाँ या ना। तो ये करना है आपको, क्योंकि कैपिटल कम नहीं होना चाहिए। अब आप बताओ सीआरआर कौन सी वैल्यू पे बनेगा? फेस वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि कैपिटल बेस बराबर करना है, क्योंकि कैपिटल बेस क्या करना है? बराबर करना। और कैपिटल कौन सी वैल्यू पे होता है? फेस वैल्यू पे होता है। ठीक है ना। अब मैं आपको वही फॉर्मूला समझा दूं एक बार फिर से, थोड़ा सा समझा दूं। अरे वही सरप्लस फंड वाला। सरप्लस फंड मतलब जो एक्स्ट्रा फंड बचा है। ठीक है बेटा, यही वाला सरप्लस फंड मतलब जो एक्स्ट्रा फंड बचा है। अब आप खुद समझो कि जो एक्स्ट्रा फंड बचा है उसी से हमें क्या करना है? पेमेंट भी करना है, और उसी से फिर क्या बनाना है? भाई ऐसा तो क्वेश्चन बोल नहीं रहा कि मैं फ्रेश इश्यू करूंगा और मैक्सिमम लिमिट पूछ रहा है, तो दोनों काम करने हैं। पेमेंट कौन से रेट से होता है सर? बाईबैक प्राइस पे। और सीआरआर कौन सी वैल्यू पे बनता है? तो पर शेयर अगर मैं बोलूं बाईबैक प्राइस 30 रुपए है और फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो एक शेयर के पीछे मुझे कम से कम कितना फंड रखना पड़ेगा? इसीलिए डिवाइड किससे करना था? बच्चों ने वही किया है बेटा, या जंक्शन जो लिया देखो, प्रेजेंट इक्विटी ट्रांसफर टू सीआरआर है ना, और मिनिमम मेंटेन मतलब भाई 2:1 तो चाहिए ना। हाँ, ये करंट में जो तुम्हारा शेयर फंड है उसमें से सीआरआर कितना होगा वो हटा दो, और उसमें से मिनिमम नंबर ऑफ जो इक्विटी रखना 2:1 को मीट आउट करने के लिए वो, तो मैक्सिमम परमिटेड बाईबैक नहीं आ जाएगा। अब इसी चीज को इक्वेशन बना के, मैं पागल थोड़ी ना इतना सब कुछ मान के यहाँ ले आके आऊं, सीधा निकल के आ जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया, काम खत्म। सरप्लस फंड डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। ठीक है इतना? यस सर। तो थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कर लिया है कंप्लीट। थ्योरी आप लोग प्रॉपर पढ़ के आओगे, एक एक लाइन पढ़ के आओगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं 2-4 पॉइंट्स पूछूंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करूंगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल फिनिश इट ऑफ। हाँ ऑलमोस्ट, बस कैलकुलेशन वाले 1-2 क्लास जाएगा, ऐसा नहीं। पीडीएफ आई एम सेंडिंग यू। तो आज के लिए बस इतना ही, भेज दे रहा हूँ ना पीडीएफ पूरा। चलो पहले ओवर कर दो।